Dr. Ahmed Reza. I welcome you all in the coursework of BS fourth semester. So, as you know, जैसे कि आपको पता है कि आपने पहले जो 3 सेमेस्टर हैं उसमें आपने पढ़ी, पहले में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड में आपकी थी फिजिकल केमिस्ट्री। सो ये जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, इसमें जो केमिस्ट्री का आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. So this is the fourth branch of chemistry after the organic, inorganic and physical chemistry. So analytical chemistry. So सबसे पहले आपके सामने आउटलाइन इसकी डिस्प्ले हो रही है. आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा. इसमें हम देखेंगे कि कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, इसमें हमने किस कौन कौन से कंटेंट्स को डिस्कस करना है बुक से रिलेटेड, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा. एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या, इसकी टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी यूज होंगी. सो स्टार्ट करते हैं. सो एनालिटिकल केमिस्ट्री कोर्स का आपका कोड है CHM402. तो स्टार्ट में आप कर्सर जहाँ पे जा रहा है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इसके में हम किस से रिलेटेड स्टडी करेंगे. देन एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन अदर डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस. फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल साइंस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, इसमें इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं. मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन है. इसके बाद हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में या मेडिसिनल केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे यूज होती है. तो नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो एनालिसिस आपको आइडिया है, दो तरह के होते हैं. क्वालिटेटिव, नाम से पता चल रहा है क्वालिटी, कि किसी भी सब्सटेंस में कौन कौन सी नेचर के एलिमेंट्स मौजूद हैं. एंड क्वांटिटेटिव के उन एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, उसकी किसी सब्सटेंस के अंदर कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स, कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करेंगे, उसको हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं. थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन, जिसमें हमने प्रेसिपिटेट बनाए थे. उसके बाद उसके प्रेसिपिटेट सेपरेट करके उससे हमने एस्टिमेशन की थी कि निकल कितनी है. सो उस तरह के एनालिसिस जिसमें हम इसकी प्रेसिपिटेशन करते हैं वो होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. देन टाइट्रेशंस आप करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को यूज करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. So it is all of these are the types of analytical techniques, इसको हम डिस्कस करेंगे. Then steps of a typical chemical analysis. So ये सारी चीजें थी. यहाँ तक तो था कि आपने इसमें किस किस तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे. देन अब आ रहे प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कि आपने अगर एक चीज को एनालाइज करना है तो उसको सबसे पहले आपको सेपरेट करना होगा किसी मिक्सचर के अंदर से. तो सेपरेशन के लिए आपने एफएससी में आपको आइडिया है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं. फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है बीएस के अंदर. बीएस सेकंड सेमेस्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट था, हमने किया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड. तो उसमें हमने क्या किया था, बेंजोइक एसिड को प्योरीफाई किया था. सो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक यूज की जा सकती है. इसके अलावा एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें क्या था कि इथानॉल और एसीटोन को वाटर से सेपरेट किया था. तो ये सारी जो चीजें हैं वो होंगी सेपरेशन टेक्निक्स, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड देन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं एक दूसरे के अंदर मिसिबल. मिसिबल मतलब पानी और इथानॉल एक दूसरे के अंदर मिसिबल हल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. लेकिन पेट्रोल और जो पानी है वो एक दूसरे के अंदर मिसिबल नहीं होते, हल नहीं होते. सो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या नाम देते हैं, मिसिबल सॉल्वेंट. सो अब आपके अंदर आपका एक सैंपल है जो आप पानी के अंदर आप सेपरेट करना चाह रहे हैं. एग्जांपल आपका ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, तो उसको आप किसी ऐसे सॉल्वेंट में सेपरेट कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक हो. तो पेट्रोल अगर डालेंगे उसके अंदर, तो वो पेट्रोल क्या करेगा, पानी के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. देन उसके बाद
इस इन टेक्निक्स की तरफ जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल सनलाइट से जो आ रही हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस है। सो उनकी वेवलेंथ क्या है, एंड देन उसके कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है उनके अंदर, और वो किस तरह का स्पेक्ट्रम देते हैं। सो उसका कंसेप्ट हम देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा आइडिया आपको होगा एफएससी के अंदर के स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है कि आप जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लाइट थ्रो करते हैं, लाइट उसके ऊपर गिराते हैं, तो दो फिनोमेना हो सकते हैं, बल्कि तीन। बल्कि एक क्या होता है कि वो सब्सटेंस लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। दूसरा फिनोमेना क्या होता है कि वो ट्रांसमिट कर देती है, उसके अंदर से गुजर जाती है, सो उसको ट्रांसमिशन। और थर्ड फिनोमेना क्या है कि वो रिफ्लेक्ट कर देती है उसको वापस। सो इन तीन इस फिनोमेना की बेस पे एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन की बेस पे जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। सो वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। फॉर एग्जांपल यूवी विजिबल एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है बेस्ड ऑन द वेवलेंथ रीजन। देन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर एब्रीविएट किया जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इन सारी टेक्निक्स का यूवी विजिबल, आईआर, एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम आइडिया लेंगे कि किस किस तरह कौन कौन सी प्रिंसिपल्स हैं इनके अंदर, और इससे हम कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं। एंड क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बेसिक चीज जो होगी वो आपके इसमें सेपरेट करना होगा कंपोनेंट, डिफरेंट चीज मिक्सचर के अंदर से कोई एक चीज आपने सेपरेट करनी है, तो वो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होगी, जिसमें क्या क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। सो उसकी क्या डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन, इसकी डिफरेंट टाइप्स, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सेपरेट कर सकते हैं एक मिक्सचर के अंदर से। सो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो ये होगा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, कि इसमें हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसी से रिलेटेड ही है प्रैक्टिकल, जो आपके लेबोरेटरी मटेरियल्स, रिएजेंट एंड सेफ्टी मेजर, जर्नल चीजें होती हैं कि लेबोरेटरी के अंदर आपने कौन सी सेफ्टी मेजर्स लेने हैं और मटेरियल्स की हैंडलिंग किस तरह से है। सो यू आर एक्सपीरियंस, आपने 3 सेमेस्टर किए हुए हैं, तो इन चीज़ों का आपको आइडिया है। देन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस एंड बायोमॉलिक्यूल बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब दो चीजें हैं, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम, एक सैंपल है जिसके अंदर आयरन की मेटल है या कॉपर की मेटल है, आपने उसको सेपरेट करना है। कैडमियम और निकल की मेटल है, उसको सेपरेट करना है। सो कोई और मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो किस तरह करेंगे, क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन करेंगे। देन बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी सेपरेशन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। एंड टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देन वेरिफिकेशन ऑफ बियर्ड लैम्बर्ट लॉ स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहते हैं कि बैकबोन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ reagents and solutions, preparation and standardization of reagents and solution। जैसे इनऑर्गेनिक हमने पढ़ी, तो इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया था कि ल्यूइस स्ट्रक्चर लिखना जो है वो बैकबोन है। ऑर्गेनिक में जब हम जाते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना वो बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो बेसिक थीम है, जो आपकी हर फील्ड में यूज होता है, इनऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक, फिजिकल, कहीं पे भी आप केमिस्ट्री की अप्लाई करेंगे, तो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिएजेंट एंड सॉल्यूशन, कि आपने किसी सॉल्यूशन को बनाना कैसे है। फॉर एग्जांपल जी, आपको टास्क दिया जाता है कि 1 मोलर सॉल्यूशन बनाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप कितना वजन लेके उसके अंदर कितने ml पानी के अंदर कितने के अंदर डिजॉल्व करेंगे, तो आपका वो डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनेगा। सो ये प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिएजेंट एंड सॉल्यूशन, ये प्रैक्टिकल के अंदर भी और थ्योरी के अंदर भी इसका हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में भी एंड पे हम देखेंगे कुछ सॉल्यूशंस हैं, हम प्रिपेयर करना सीखेंगे, कौन सा फार्मूला यूज होता है
से हम ये निकालेंगे कि कितनी कैलकुलेशन उसकी करनी होती है वेट। बुक्स रिकमेंडेड, सो जैसे आप पहले 3 सेमेस्टर में पढ़ते आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक के लिए आपकी थी गुलाम रसूल की, इनऑर्गेनिक की और फिजिकल की भी। तो ये तो फोर्थ जो सेमेस्टर है इसमें आपके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होगी, बल्कि क्या है जो रिकमेंड की गई है उसमें जो फर्स्ट बुक है जीडी क्रिश्चियन 2003 का इसका एडिशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री 6th एडिशन, और जॉन वाइले एंड सन्स न्यूयॉर्क इसके पब्लिशर्स हैं। सो मोस्टली हम मटेरियल इसी में से स्टडी करेंगे। तो जो आपको कोशिश करेंगे कि नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया, जो हार्ड बुक की फॉर्म, हार्ड फॉर्म में आपको ये मटेरियल भी, बुक की कॉपी भी आपको दे देंगे, जो जो टॉपिक हमने डिस्कस करना होगा। तो ये तो था हमारा जी आउटलाइन के बारे में कि क्या क्या था हमने इसमें डिस्कस करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, थ्योरी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड। सो अब आते हैं जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट टॉपिक अगर आप देखें क्या है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या? सो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन अदर डिसिप्लिन्स ऑफ साइंसेस। तो ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो क्या है जी, एवरीथिंग इज मेड ऑफ केमिकल्स। आप इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देखते हैं, आप देख लें जी, दीवारें हैं आपकी, क्या आपका नमक है, आपकी चीनी, हर चीज जो है वो मेड अप ऑफ केमिकल। प्लास्टिक्स हैं आपके, ये सारे के सारे केमिकल्स पे बेस्ड होते हैं। सो अब मसला ये है, एक केमिकल से तो नहीं बनते सारे। मैं अगर एग्जांपल लूं जी कि ग्लूकोज है, एक केमिकल है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है उसके अंदर? सो आपको आइडिया है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इसी तरह का अगर कोई और कंपाउंड होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता कि उसमें उसकी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किसी मिक्सचर के अंदर तो कौन कौन से इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैं, सो उस चीज के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो क्या होगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री डिटरमिन व्हाट एंड हाउ मच, कि किसी भी चीज के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, किसी भी मिक्सचर के अंदर कौन सा केमिकल मौजूद है। सो ये क्या किस कैटेगरी में आएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस में, नेचर के किस नेचर का, एंड हाउ मच। दो चीजें हैं जी बेसिस की एनालिटिकल केमिस्ट्री की, डिटरमिन व्हाट एंड हाउ मच, के कौन सी चीज मौजूद है और कितनी अमाउंट में मौजूद है। सो ये सारी चीजें होंगी आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन कर रही है कि हर चीज जो है वो केमिकल्स पे बेस होती है, और किसी भी चीज के अंदर केमिकल कितना मौजूद है, और कौन सा मौजूद है, और कितनी अमाउंट में मौजूद है, इसको हम कहेंगे जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो इसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कर सकते हैं डिस्क्राइब, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद, अगेन जी, सेपरेशन, with the separation, identification and determination of the relative amounts of the components making up a sum। तीन चीजें, सेपरेशन कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल्स हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको सेपरेट करना है। पहले हम डिस्कस करके आए हैं किस तरह सेपरेट करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स यूटिलाइज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन हो गई, डिस्टिलेशन हो गई, देन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। तो पहले किसी भी एनालिसिस की तरफ जाने से पहले हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद किस लिए सेपरेट करना है, कि हम उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कौन सी चीज मौजूद है। सो सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सेपरेट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करना कि इसके अंदर जी ये चीज मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके पास मिक्सचर है नमक का और चीनी का, तो आप देखना चाह रहे हैं कि चीनी के अंदर कौन कौन सी चीज मौजूद है और कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, चीनी को नमक से सेपरेट करेंगे। डिपेंड करेगा नेचर कौन सी है इसकी, सॉलिड है, तो कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक यूज करके आपने क्या किया, चीनी को सेपरेट कर लिया नमक से। अब अगला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना है आपने, एक्सक्यूज मी, अगला स्टेप क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि चीनी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं।
सो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने कुछ एनालिसिस किए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, स्पेक्ट्रोस्कोपी से एलिमेंटल एनालिसिस किया, आपको पता चला कि इसके अंदर नेचर जो एलिमेंट्स किया वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। एंड थर्ड स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स, रिलेटिव एक दूसरे के लिहाज से, कि कार्बन हाइड्रोजन के लिहाज से कितनी अमाउंट में मौजूद है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिहाज से कितनी अमाउंट में मौजूद है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, किसी भी चीज के कंपोनेंट्स, मेकिंग आपका सैंपल। सो किसी भी सैंपल के बारे में आपने ये 3 चीजें अप्लाई करनी होंगी एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसकी कंप्लीट स्टडी के लिए। तो फिर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री studies and uses instruments and methods to separate, identify and quantify matter। वही 3 चीजें कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, स्टडी करती है किसके थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसके लिए? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ मैटर। किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को स्टडी करने के लिए हम उसको ये चीजें यूज करेंगे। सो फर्दर अगर चलें तो इन प्रैक्टिस सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन में कॉन्स्टिट्यूट द इंटायर एनालिसिस, कि आपका किसी भी चीज का पूरा जो एनालिसिस है किसी भी सब्सटेंस का, वो इन 3 चीजों पे बेस करता है, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। और साथ में हम क्या कर सकते हैं? आर बी कंबाइंड विद एन अदर मेथड, कि उसके साथ कोई तीसरा मेथड भी अप्लाई करके इन चीजों की हम स्टडी कर सकते हैं। देन सेपरेशन को अगर हम देखें, सेपरेशन आइसोलेट्स एनालाइट्स। सेपरेशन क्या करती है? एनालाइट्स, हर आगे टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। एनालाइट वो चीज, सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। सो सेपरेशन क्या करती है? आइसोलेट कर देती है हमें एनालाइट्स। अभी जो हमने एग्जांपल ली, हमारा एनालाइट कौन सा था? चीनी था। तो उस सेपरेशन के थ्रू हमने क्या किया? अपने एनालाइट चीनी को सेपरेट कर लिया। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफाई एनालाइट्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस ने हमें बता दिया कि हमारे एनालाइट के अंदर, हमारी चीनी के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ने हमें बता दिया डिटरमिन द न्यूमेरिकल अमाउंट और कंसंट्रेशन। न्यूमेरिकल कि कंसंट्रेशन बता दी कि कार्बन के 6 एलिमेंट है, C6H12O6 ग्लूकोज के अंदर। सो डिटरमिन द न्यूमेरिकल अमाउंट और कंसंट्रेशन। एनालिटिकल केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन डिस्कस की। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री किसको क्या हमें बताती है? जो सारी चीजें हमने देखी कि 4 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देती है किसी भी मटेरियल के अंदर। एनालिटिकल केमिस्ट्री आंसरिंग 4, फार नहीं है यहाँ पे 4 होगा, आंसरिंग 4 बेसिक क्वेश्चंस अबाउट अ मटेरियल सैंपल, कि किसी भी मटेरियल सैंपल के बारे में 4 क्वेश्चंस का आंसर देती है। नंबर 1, व्हाट, मटेरियल क्या है। वेयर, कहाँ पे पाया जाता है। हाउ मच, कितनी मिकदार में पाया जाता है। एंड व्हाट अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर और फॉर्म, कि उसकी अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उसकी फॉर्म क्या है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यूरेनियम है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बताएगा कि यूरेनियम कहाँ, क्या चीज है, एलिमेंट है। वेयर, कहाँ पे पाया जाता है, ओर्स के अंदर पाया जाता है। हाउ मच, किसी भी ओर के अंदर कितनी कंसंट्रेशन में पाया जाता है। और व्हाट अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर और फॉर्म, कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्म कौन से, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है या गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। सो ये 4 बेसिक, और अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चंस, 4 बेसिक जो हैं वो क्वेश्चन किसी भी मटेरियल के बारे में हमें चाहिए होते हैं उनके आंसर। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री उन चारों के बारे में हमें बता रही है। तो ये इंट्रोडक्शन था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या, उसकी डेफिनेशन, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और देन क्या है जी एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ब्रीफली हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज्ड इन मैनी फील्ड्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, बहुत सी फील्ड आप देखेंगे आगे एप्लीकेशन के अंदर जब हम जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि हर फील्ड के अंदर आपके जो लैब के टेस्ट हो रहे हैं, आपके जो बाकी फूड्स की आपकी पैकेजिंग आ रही है, आपके मार्केट्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट आ रही, पेंट आ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आ रही है, हर चीज के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल है। तो स्टार्ट करते हैं कि मेडिसिन के अंदर इसका कहाँ पे रोल है जी। इन मेडिसिन
एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द बेसिस फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो बेस है मेडिकल के अंदर बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट की, विच और लेबोरेटरी टेस्ट क्या करते हैं, विच हेल्प फिजिशियंस डायग्नोसिस डिजीज, कि वो फिजिशियन को हेल्प करते हैं डायग्नोज करने में किसी भी डिजीज के बारे में, एंड चार्ट प्रोग्रेस इन रिकवरी, के रिकवरी के किस तरह हो रही है, उस डिजीज से रिकवरी कितनी देर में होगी, कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर बेस करती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी छोटे बच्चों के हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें अक्सर इशू आता है जी के बगैर किसी वजह के बच्चों को 1 महीने के बाद 1 महीने के अंदर 2-3 दफा बुखार हो जाता है। तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो बच्चों को क्या है वो टेस्ट लिख देते हैं। क्या टेस्ट लिख दिया जी, इसका सीरम HB कराएं, HB करवाएंगे। अच्छा, या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो क्या करेंगे जी, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट, उसका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का। तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो बेस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स इन ब्लड, के अगर कोई ऐसी डिजीज है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम आयंस की वजह से हो सकती है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड के अंदर, तो किससे पता चलेगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू। या अभी हमने जो लो HB की एग्जांपल देखी बच्चों के अंदर, तो डॉक्टर क्या करते हैं, 2 टेस्ट करवाते हैं, सीरम आयरन और सीरम फेरिटीन। सीरम क्या है, आपके ब्लड का सीरम, उसके अंदर आयरन, सीरम आयरन। तो पहले तो हमने ये देखना है कि ये टेस्ट करवाते क्यों डॉक्टर ये 2 टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि बच्चे के अंदर HB की डेफिशिएंसी हुई है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हुई है, तो उनका इन 2 टेस्टों से क्या ताल्लुक है, सीरम आयरन और सीरम फेरिटीन। हीमोग्लोबिन आपको पता है क्या है, कि प्रोटीन है जो ग्लोबिन प्रोटीन है विच इज बाउंड विद द आयरन। तो अब हीमोग्लोबिन अगर नहीं बन रहा तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि वो ग्लोबिन प्रोटीन ना हो, और दूसरा क्या हो, आयरन ना हो, आयरन की डेफिशिएंसी हो। ग्लोबिन प्रोटीन तो एक्सेस में है, तो किसकी वजह से फिर आ सकता है सीरम के आयरन नहीं है, ग्लोबिन प्रोटीन तो मौजूद है लेकिन आयरन नहीं है। तो आयरन क्या करेगी कि वो ब्लड के अंदर डेफिशिएंसी ग्लोबिन के साथ मिली नहीं है, हीमोग्लोबिन बनी नहीं है, आपके ब्लड के अंदर डेफिशिएंसी होगी। तो पहला टेस्ट क्या है, सीरम आयरन, के सीरम के अंदर आयरन की कंसंट्रेशन कितनी, किससे पता चलेगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री से। तो टेस्ट का रिजल्ट आया, पता चला कि सीरम के अंदर आयरन की कंसंट्रेशन कम है, 15 माइक्रोग्राम पर लीटर होनी चाहिए थी, आपके बच्चे के ब्लड के अंदर कितनी है जी, 5 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे ही डॉक्टर को पता चल गया कि क्यों HB की डेफिशिएंसी हो रही है, कि हीमोग्लोबिन के अंदर के आयरन की कंसंट्रेशन कम है इसके अंदर। तो समटाइम क्या होता है कि वो आयरन की कंसंट्रेशन पूरी आती है, फिर भी HB की डेफिशिएंसी है। तो अगली कंसर्ट क्या वजह हो सकती है कि सीरम फेरिटीन टेस्ट क्यों करवाते हैं, कि फेरिटीन एक प्रोटीन है ब्लड के अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर जो आयरन को स्टोर करने का काम करती है, सीरम फेरिटीन। सो आयरन ब्लड में मौजूद था, ग्लोबिन के साथ यूटिलाइज हो गया, दोबारा फेरिटीन स्टॉक हाउस से नहीं आ रहा, स्टोर हाउस से नहीं आ रहा आयरन। तो वो फेरिटीन की कंसंट्रेशन चेक करते हैं कि वो कितनी अमाउंट है। तो ये दोनों टेस्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे सेशन में। तो सेकंड एप्लीकेशन अगर इसकी देखें तो इंडस्ट्री के अंदर, so in industry analytical chemistry provides the means of testing raw materials। raw material क्या है जी, आप इंडस्ट्री के अंदर सपोज करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक है, पॉलीइथिलीन है। तो वो जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो वाकई ही इथिलीन का ही है या उसके अंदर कोई और भी इम्प्योरिटीज हैं, कैसे किया जाएगा उसको पहले टेस्ट करेंगे। तो टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल किसके थ्रू, एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेल्प के थ्रू, एंड फॉर अश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। एक तो रॉ मटेरियल है जिससे आप चीज बना रहे हैं, और फिनिश प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट क्या है कि जो आपने प्लास्टिक की चेयर बना ली है,
अब उसकी क्वालिटी आपने चेक करनी है कि वो कितनी ड्यूरेबल है, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी लाइफ टाइम क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि आप उसकी जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाह रहे थे उसके अंदर वो प्रॉपर अमाउंट में ऐड किए हैं या नहीं किया आपने। सो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स whose chemical composition is critical। chemical composition, अब ये सेंटेंस बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड फॉर अश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, कि जो चीज आपके ने बनाई है उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका लाइफ टाइम, उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, कंपोजिशन के ऊपर। whose composition is critical, अगर कंपोजिशन उसकी डैमेज हो गई है, थोड़ी सी भी चेंज हो गई है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि जो ब्रास का अलाय है आपके पास, तो ब्रास का जो अलाय है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो दो तीन टाइप्स का है। अल्फा ब्रास जो है उसके अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी है, 65%। सो अल्फा ब्रास के अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन 65% है और जिंक की कंसंट्रेशन क्या है, 35%। तो ये उसकी कंपोजिशन आ गई। अब बीटा ब्रास जो है वो उसके अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन 65 से कम होके 55 पे आ जाती है और जिंक की कंसंट्रेशन 35 से बढ़ के 45% पे चला जाता है। सो अब कंपोजिशन चेंज हुई है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। अल्फा ब्रास की स्ट्रेंथ बीटा ब्रास की निस्बत डिफरेंट होगी। और देन इसी तरह अगर आप मजीद चेंज करते हैं, गैमा ब्रास के ऊपर जाते हैं, तो गैमा ब्रास के अंदर जो कॉपर की कंसंट्रेशन है वो 45 रह जाती है 40% और जिंक की जो है वो 60%। तो इससे हमें आइडिया हुआ कि किसी भी चीज के अंदर जो आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन का कितना रोल है। केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेस्टिंग के थ्रू। सो मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक फ्यूल्स, paints, pharmaceuticals, etc. are analyzed by the procedure developed by the analytical chemist before being sold to the consumer। कि वो मार्केट में लाने से पहले ये सारे जो पेंट्स हैं, फ्यूल्स हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, उनको पहले अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है कि उसकी कंपोजिशन पूरी है। कि अदरवाइज क्या होगा, पेंट की कंपोजिशन जो बनाना चाहिए उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिया लेकिन उसकी कंपोजिशन टेस्ट ही नहीं की। कंपोजिशन टेस्ट नहीं की तो 2-3 महीने के बाद उसकी कंप्लेंट आना शुरू हो गई। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए तो वो एक तरह का ड्रेडफुल होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि इनकी मार्केट में लाने से पहले एनालिटिकल केमिस्ट के थ्रू उसको 100% श्योर करते हैं कि इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, इसकी कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। देन जी इन्वायरमेंटल क्वालिटी को अगर देखें तो इन्वायरमेंटल क्वालिटी इज often evaluated by testing for suspected contaminants using the techniques of analytical chemistry। के environmental quality आपकी environment जो है वो polluted हुई है। फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर या पिछले दिनों हमें पाकिस्तान के अंदर भी इशू सर्दियों में रहा कि स्मोक का इशू आ रहा था। तो किस वजह से इशू है कि वो जो ऑक्साइड्स हैं बर्निंग की वजह से, जो कंबशन की वजह से ऑक्साइड्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, तो वो क्या करते हैं, कंटेमिनेट हो जाते हैं। कंटेमिनेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द एरोसोल पार्टिकल्स। तो वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर को अनहेल्दी बना देते हैं। एटमॉस्फेयर सूटेबल नहीं रहती फॉर दी रेस्पिरेटरी फॉर दी हेल्दी पर्सन। तो क्या होता है कि उसकी फिर अगर किसी एरिया की जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो गई है, मतलब तो वो क्या करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक अप्लाई करके चेक करेंगे कि किस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है, तो उसको कंट्रोल करके इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, देन जी न्यूट्री या यहाँ से इन्वायरमेंटल क्वालिटी में अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं तो कि आपका जो सी वाटर है, दरियाओं का या किसी तालाब का पानी या मछलियों का फार्म है, तो उसका अगर मछलियों की डेथ हो गई है तो क्या हो सकता है कि पानी पॉइजनस हो गए।
तो पानी के अंदर कोई ऐसी पॉइजनस चीज आ गई जिसकी वजह से वो अनहेल्दी हो गया और वो फेवरेबल नहीं रहा, तो उस और कौन सा पॉइजन आया है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है, तो उसको भी चेक किया जा सकता है थ्रू एनालिटिकल टेक्निक्स. देन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड is determined by chemical analysis for the major components such as protein and carbohydrates and trace components such as vitamins and minerals. So indeed, even the calories in food are often calculated from the chemical analysis. हाँ जी, फूड की अगर आप देखें तो लेस का अगर आप पैकेट देख लें तो उसके ऊपर लिखा होगा जी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ये इंग्रेडिएंट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये विटामिन है, इसके अंदर मिनरल्स हैं. सो ये, और साथ अगर आप देखेंगे तो उसके साथ परसेंटेज भी लिखी होगी कि इतनी परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट है, इतनी परसेंटेज में विटामिन है. तो इसके बाद क्या होगा कि उसके कैलोरीज के आपने इसका एक 20 ग्राम का पैकेट या 25 ग्राम का पैकेट आपको कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करेगा. तो ये जो इतनी श्योरिटी के साथ चीजें लिखी गई होती हैं वो परफॉर्म किए गए होते हैं डिफरेंट टेस्ट जो फूड के अंदर हेल्पफुल होते हैं. फॉरेंसिक एनालिसिस रिलेटेड टू क्रिमिनोलॉजी, जिसमें क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन एंड ब्लड एनालिसिस जो है उनको ब्लड एनालिसिस अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ब्लड के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है उनको डिटेक्ट किया जा सकता है. तो ये सारी फॉरेंसिक एनालिसिस में भी यूज की जा सकती है. एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनालिसिस कहाँ पे कि डिटेक्शन और एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट एंड मेटाबोलाइट्स एटसेट्रा, इन सब की डिटेक्शन और एनालिसिस के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल. और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम इनकी एप्लीकेशन देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्वालिटी कंट्रोल के जो भी आपकी ड्रग आ रही है ड्रग मार्केट के अंदर आ रही है तो उसकी क्वालिटी को ऑप्टिमाइज किया जाता है थ्रू एनालिटिकल. डिफरेंट ड्रग्स हैं जिसके अंदर दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक अगर आप अगमेंटन की देखते हैं तो उसमें भी अगमेंटन अमोक्सिक्लेव के अलावा एक और साथ इंग्रेडिएंट होता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कम होता है. इसी तरह बेशुमार ड्रग्स हैं जिसमें एक चीज की कंसंट्रेशन 95% होती है, दूसरे की कंसंट्रेशन 5%. तो कम कंसंट्रेशन रखने का मकसद डिफरेंट हो सकता है कि उसकी हाई कंसंट्रेशन दैट कैन बी टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन बीइंग. तो अगर ड्रग मैन्युफैक्चर हो गई है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन 5% की बजाय कितनी 5% से अबव हो गई है, 6% हो गई है, 7% हो गई या 10% हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो ड्रग बजाय एक बेनिफिशियल हो दैट कैन बी टॉक्सिक फॉर दी ह्यूमन बीइंग. सो इस वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एनालिटिकल केमिस्ट्री की. एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी इज कंसर्न विद द डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ड्रग्स. वही चीज़ के आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट ऑफ ड्रग की कंसंट्रेशन, कंपोजिशन and other foreign compound and other metabolites in biological and related specimens. इसके अलावा जी नेचुरल प्रोडक्ट्स डिटेक्शन, आइसोलेशन एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री इसके अंदर यूज है. अब इसकी हम देखें अगर होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक जो ड्रग्स हैं वो दो आर नेचुरल कि किसी प्लांट से उसमें उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए होंगे. फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों में कुरान पाक में भी मैं पढ़ रहा था कि कुरान पाक में आया हुआ है कि कलवंजी के अंदर मौत के अलावा, ये हदीस भी है कि कलवंजी के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है. तो एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, चाइनीज आर्टिकल है, उसके अंदर उसने कलवंजी के अंदर से जो ऑयल निकलता है उसके ऊपर रिसर्च की है. तो उसमें उसने देखा है कि वो जो ऑयल है वो बहुत सारी मेडिसिन के अंदर यूज हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं कि इंसान को वो बीमारियों से महफूज रखता है. तो ये देखिए साइंस जो है वो आज वेरीफाई कर रहा है हमारे जो इस रिलीजन बेस्ड जो रिसर्च है उसकी बेस पे. तो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होम्योपैथिक हैं वो प्लांट एक्सट्रैक्ट से निकाली जाती हैं. तो उसमें कौन कौन सी उसकी स्ट्रक्चर क्या है
पहले तो उसको डिटेक्ट करना कि उस प्रोडक्ट की नेचर क्या है, देन वो प्रोडक्ट अकेली तो नहीं होगी, उसके साथ और भी दूसरी चीजें होंगी, लेकिन किसी एक डिजीज, किसी एक बीमारी की क्योर के लिए वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज होगी, उसको क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा, देन उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसको अगर हम ओवरव्यू लें, स्टार्ट से हम देखें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि मेडिसिन की फील्ड के अंदर इसका क्या है रोल, देन इंडस्ट्री के अंदर, इन्वायरमेंटल क्वालिटी के अंदर, फूड, फोरेंसिक एनालिसिस, बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री, और देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सो ऑलमोस्ट आपकी मेजॉरिटी जो है वो फार्मास्यूटिकल से लेकर इंडस्ट्री से लेकर इन्वायरमेंट, हर फील्ड में आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल प्ले हो रहा है। सो इसके अलावा भी आप इसके अंदर आप देख ऐड कर सकते हैं, जो साथ साथ देखते रहेंगे जो मजीद एप्लीकेशन जहाँ पे आती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो भी इस टॉपिक में ऐड की जा सकती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन वेरियस फील्ड्स। तो आउटलाइन में भी आपने देखा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो अब आते हैं जी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होंगी, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन दी हेडिंग लैंग्वेज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो लैंग्वेज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, दो तरह के एनालिसिस हम पहले भी देख के आए हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इनको हमने नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू के क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, एन एनालिसिस इन विच we determine the identity of the constituent species in a sample. An analysis in which we determine the identity, शनाख्त क्या है किसकी, constituent species की, कि जिन चीजों ने एक सैंपल बनाया हुआ है। सो इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि एक सैंपल के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज मौजूद है। अगेन एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लूकोज के अंदर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बेंजीन के अंदर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। देन बेंजोइक एसिड के अंदर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये सिर्फ क्वालिटी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा अगली जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एन एनालिसिस इन विच वी डिटरमिन हाउ मच ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ सैंपल, कि उसकी अमाउंट कितनी है, कितनी अमाउंट में मौजूद है। दोबारा उसको आप देख सकते हैं कि C6H12O6 कार्बन की कंसंट्रेशन 6, रेशियो 6, हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की 6 इन दी ग्लूकोज। एनालाइट, एनालाइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ सैंपल। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ सैंपल, कि आपका एक सैंपल है जिसके अंदर बेशुमार चीजें हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट ही एक्सट्रैक्ट निकाला है, तो उसमें से हमारी काम की सिर्फ एक चीज है, तो वो जो काम की हमारी चीज होगी, इंटरेस्ट की जो चीज होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंटरेस्ट इन अ सैंपल, उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है एनालाइट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि ये हमारा एक सोल्यूशन था डिस्टिलेशन का, जिसमें क्या था जी, पानी, एसीटोन, इथानॉल, तीन चार चीजें थी, लेकिन हमारी इंटरेस्ट की चीज कौन सी थी, सिर्फ इथानॉल थी। सो अब सैंपल में क्या है, पानी भी है, एसीटोन भी है, कोई ईथर भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो सैंपल ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, इथानॉल। तो इथानॉल हमारा क्या होगा, इसके अंदर एनालाइट होगा। मैट्रिक्स, ऑल अदर कंस्टिट्यूएंट्स इन अ सैंपल एक्सेप्ट फॉर द एनालाइट, के बाकी जो सारी चीजें होंगी इथानॉल के अलावा, एसीटोन, पानी, ईथर, वो क्या है, आपकी मैट्रिक्स है। A selective reaction, selective reaction or test is one that can occur with other substances but exhibit a degree of preference for the substance of interest. हाँ, selective reaction, select क्या है कि वो सपोज एक चीज है कि वो ए के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, बी के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, और सी के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। रिएक्टिविटी उसके तीनों के साथ है, ए, बी एंड सी। कोई भी चीज एक्स है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, कैन अकर विद अदर सब्सटेंसेस बट एग्जिबिट अ डिग्री ऑफ प्रेफरेंस, लेकिन उसकी एक के साथ क्या होगी, प्रेफरेंस होगी, एक के साथ रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हैं
रिएक्टिविटी आर्थो पोजीशन पे ज्यादा होती है, मेटा पे ज्यादा कम होगी, पैरा पे ज्यादा होगी। ये कुछ ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग है, कुछ डीएक्टिवेटिंग है। सो यहाँ पे भी आपकी चीज क्या है, तीनों के साथ रिएक्ट कर रही है, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी बी के साथ ज्यादा है। तो इस तरह के रिएक्शन को या इस तरह के टेस्ट को हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिव रिएक्शन और सिलेक्टिव टेस्ट के। रिएक्ट तो सबके साथ ही करती है, लेकिन एक के साथ जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। दूसरा जो है स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफाई क्या है, खास, कि सिर्फ एक के साथ ही रिएक्ट करेगी। तीन चीजें पड़ी हुई हैं मिक्सचर के अंदर, ए बी सी। एक्स जो चीज थी वो तीनों के साथ रिएक्ट कर रही थी, लेकिन बी के साथ उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी। लेकिन अब ये जो वाई चीज है वो सिर्फ रिएक्ट ही बी के साथ कर रही है, ना वो ए के साथ रिएक्ट कर रही है और ना वो सी के साथ रिएक्ट कर रही है। सो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट और स्पेसिफिक रिएक्शन इज द वन दैट अकर्स ओनली विद द सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट। अब इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने जो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, आपको आइडिया है, मौजूद होते हैं पानी के अंदर, लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वाटर बिकम्स हार्ड। तो अब पानी के अंदर और भी मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम को अगर निकालना है तो क्या करेंगे जी, स्पेसिफिक रिएक्शन करेंगे कि इसके साथ ईडीटीए के साथ किया जा सकता है। सो वो ईडीटीए क्या करेगा जी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन बाकी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये चेंज करके को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस तरह का रिएक्शन क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन और टेस्ट इज वन दैट अकर्स ओनली विद द सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट। एक चीज के साथ रिएक्ट करेगा, के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसको हम कोई भी अपना जो लेबोरेटरी, उसमें किसी एक चीज की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। या लेड पॉइजनिंग क्या है कि हैवी मेटल्स को बॉडी के अंदर अकामुलेट हो जाती हैं तो उसको निकालना होता है। तो वो कोई ऐसा रिएजेंट ऐड करते हैं कि वो सिर्फ लेड के साथ रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन और दी स्पेसिफिक टेस्ट। तो नोट देखें जी क्या लिखा है, फ्यू रिएक्शंस आर स्पेसिफिक बट मैनी एग्जिबिट सिलेक्टिविटी, कि बहुत से बल्कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो सिलेक्टिव हैं, कि वो ऐसा नहीं है कि एक के साथ रिएक्ट करें, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि वो स्पेसिफिक हैं। तो उसको बेस बना के हम कोई भी एक नया सेटअप अपना डिवेल्प कर सकते हैं, कोई नई टेस्ट डिवेल्प कर सकते हैं। डिटेक्शन लिमिट क्या है, स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटरमाइंड विद द कॉन्फिडेंस। कि किसी सैंपल के अंदर आपने किसी पानी की एग्जांपल लें, कैल्शियम और मैग्नीशियम को आपने डिटरमाइन करना है, तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा तो है तो फिर तो आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन अगर कम है तो कितनी एक लेवल आएगा कि कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाएगी कि उसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो वो जो लिमिट होगी जिसके नीचे उसकी कंसंट्रेशन एक्यूरेसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ डिटरमाइन नहीं की जा सकती, उसको हम क्या कहते हैं, डिटेक्शन लिमिट। कि उस लिमिट तक उसको डिटेक्ट कर सकते हैं एक एलिमेंट को, कैल्शियम को, आयरन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, कोई भी प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन आप ले लें, तो एक खास लिमिट तक उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे नीचे जब उसकी लिमिट जाएगी तो वो उसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिटेक्शन लिमिट। कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी लिमिट आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी लिमिट 2 मिलीग्राम या 2 माइक्रोग्राम पर लीटर तक होगी तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। 2 से नीचे जाएगी तो उसकी डिटेक्शन पॉसिबल नहीं रहेगी। हाँ जी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है, डिस्क्राइब द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट। प्रिसीजन डिस्क्राइब द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। आपने टाइट्रेशंस की हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो आपने क्या किया जी, फर्स्ट टाइम रीडिंग ली तो आपका ब्यूरोट का वॉल्यूम यूज हुआ 10 ml। तो सेकंड टाइम आपने रीडिंग ली तो आपका वॉल्यूम यूज हो गया 9 ml। तो क्या वजह है कि आप बाकी फ्लास्क के अंदर भी
वॉल्यूम उतना ही ले रहे हैं, इंडिकेटर भी उतना ले रहे हैं, ब्यूरेट के अंदर भी वही सोल्यूशन है। तो एक दफा आपकी वैल्यू 9 आ रही है, दूसरी दफा 10, तीसरी दफा 11, तो ये रिजल्ट रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। तो इसको अगर तो आपकी वैल्यू हर दफा 10 आ रही है, 9.9 आ जाए, 10.1 आ जाए, थोड़ी सी एरर हो, तो वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा डेविएट कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रिसीजन नहीं है। प्रिसीजन डिस्क्राइब्स अबाउट द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट। इफ यू मेजर अ क्वांटिटी सेवरल टाइम्स, के वही आप कई दफा एक क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर मेजर कर रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन हार्ड वाटर के अंदर मेजर कर रहे हैं। तो एक दफा आप ले रहे हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन आ रही है जी 12 मिलीग्राम पर लीटर, दूसरी दफा आपने ली 13 मिलीग्राम पर लीटर। तो क्या वजह है इसका? मतलब कहीं पे आपकी एरर आ रही है, जो हमने आउटलाइन में भी डिस्कस किया कि कौन कौन सी एरर आ सकती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो सेवरल टाइम्स एंड वैल्यूज एग्री क्लोजली विथ वन अनदर, कि वो क्लोजली एक दूसरे से एग्री कर रही हैं। सो योर मेजरमेंट इज प्रिसाइज। इफ द वैल्यूज वेरी वाइडली, अगर वो वेरी कर रही हैं तो योर मेजरमेंट इज नॉट प्रिसाइज। सो ये तो हो गया प्रिसीजन, कि आपकी वैल्यूज जो है हाँ वो गलत आ रही है, हाँ वो सही आ रही है, लेकिन वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए, इसको तो कहेंगे प्रिसीजन। अच्छा जी, अब एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं कि आपने टाइट्रेशन की जी उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए, तो कंसंट्रेशन आपकी निकली कितनी जी? 2 मिलीग्राम पर लीटर, दूसरी दफा भी 2 मिलीग्राम, तीसरी दफा भी 2 मिलीग्राम। तो ये रिजल्ट्स आपके क्या हैं? प्रिसाइज रिजल्ट्स हैं। लेकिन क्या ये एक्यूरेट भी हैं? कि मैंने जो सैंपल दिया हुआ था एनालिसिस के लिए, उसके अंदर तो कंसंट्रेशन 3 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर लीटर थी, लेकिन आपने कितनी निकाल दी? 2 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब क्या है? आपके रिजल्ट प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट कब होते? कि अगर उसकी वैल्यू 3 माइक्रोग्राम पर लीटर है तो दोबारा भी उसकी वैल्यू कितनी निकलती? 3 माइक्रोग्राम पर लीटर ही निकलती। तो एक्यूरेसी क्या है? डिस्क्राइब्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, के जो आपकी ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल हार्डनेस ऑफ वाटर है, वो आपकी जो मेजर वैल्यू है वो उससे करीब है या उससे दूर है। So if a known standard is available, accuracy is how close your value is to the known value. So these are the terms precise and accuracy। आप इसके ग्राफिकल इलस्ट्रेशन देखते हैं जी, ये कुछ 3-4 इमेजेस आपके पास हैं। तो पहले अगर आप पहली इमेज के ऊपर देखें, जिसके ऊपर ये जो आपका कर्सर आ रहा है, हाँ जी, एक आपका डाटा पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब ये पॉइंट आपका क्या है? एक्यूरेट। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये एक्यूरेट है, लेकिन वैल्यू आपकी क्या कह रही है? बिखरी हुई है। तो ये वैल्यूज क्या है? नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ना तो ये प्रिसाइज हैं, एक दूसरे से मैच कर रही हैं, और ना एक्यूरेट है कि सर्कल के अंदर आ रही हैं। दूसरे के ऊपर अगर जाते हैं, हाँ जी, करीब करीब हो गई हैं, हाँ, के एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, के अंदर वाले दो सर्कल के अंदर आ गई हैं, एक्यूरेट के करीब आ गई हैं, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, कि इकट्ठी नहीं है। थर्ड के ऊपर जाते हैं तो हाँ जी, अंदर वाले सर्कल के अंदर भी हैं और सारी की सारी क्या आ रही हैं? क्लोज भी आ रही हैं। तो एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। और फोर्थ वन के ऊपर अगर आप देखें तो ये जी एक्यूरेट से तो कहीं दूर है, रिजल्ट क्या है आपका? बहुत दूर है। तो एक्यूरेट तो है ही नहीं, लेकिन क्या है? रिजल्ट आपका इकट्ठा आ रहा है। तो क्या है? एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। सो दीज आर द लिमिट्स, these are the terminologies which are used in analytical chemistry about precision and the accuracy. So अब आते हैं जी बेसिक टूल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के। जो बेसिक जो टूल हैं कि कौन कौन से आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस के थ्रू अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। सो बेसिक इक्विपमेंट क्या है? मेजरमेंट्स आर मेड यूजिंग अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट आर द इंस्ट्रूमेंट्स, कि आप एक खास इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसके ऊपर आप क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जी आपने पीएच मेजर करनी है, तो किसके थ्रू मेजर करेंगे? पीएच मीटर के थ्रू। तो वो आपका क्या होगा? अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट होगा, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट होगा। आपने वेइंग करनी है,
तो वेइंग के लिए क्या चाहिए आपको जी, वेइंग बैलेंस चाहिए। तो वो क्या होगा, वेइंग बैलेंस आपका अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट होगा। आपने क्या करनी है जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको ऑब्जर्वर्स चाहिए, ट्रांसमीटर्स चाहिए। तो क्या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो कंडक्टिविटी मीटर आपका क्या होगा, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट आर दी इंस्ट्रूमेंट। सो द एरे ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यू एरे का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, array of equipments and instrumentation used in analytical chemistry is impressive, ranging from simple to and inexpensive। कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सादा से सादा भी हो सकते हैं, वेइंग बैलेंस आपका क्या है, सिंपलेस्ट एंड इनएक्सपेंसिव। और वो आपका कौन सा हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है एंड कॉस्टली। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपका कम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है और क्या है, कॉस्टली है। और फ्लेम अब्जॉर्प्शन, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे हम मेटल की कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, वो क्या है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है और कॉस्टली है। क्या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक सिंपलेस्ट जो उसके वर्जन है उसकी उसकी प्राइस है। सो इक्विपमेंट जो आप यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी वेरी फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स एंड इनएक्सपेंसिव टू कॉस्टली। सो इक्विपमेंट्स जो आप यूज कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट्स मास इज मेजर्ड यूजिंग अ बैलेंस। तो ये हम देख सकते हैं कि बैलेंस के थ्रू उसकी मास मेजर कर सकते हैं। अब बैलेंस की भी क्या है, दो तरह के हैं। अब जो अब एडवांसमेंट हो गई है तो बैलेंस कौन सा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैलेंसेस इज एन इन विच द बैलेंस पैन इज प्लेस्ड ओवर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि ये इसका बैलेंस पैन है जिसके ऊपर आपने वेइंग करनी है, और जिसको किसके ऊपर प्लेस किया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर प्लेस किया, और ये आपको डिजिटल फॉर्म में उसका वजन देगा। लेकिन जो दूसरा, आज से कुछ देर पहले तक या अभी भी लोकल एरियाज में जो जर्नल मैकेनिकल बैलेंस यूज हो रहा होता है, अनदर टाइप ऑफ एनालिटिकल बैलेंस इज द मैकेनिकल बैलेंस विच आर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो ये आपके सामने मैकेनिकल बैलेंस की शेप जाहिर की गई है। तो ये मैकेनिकल बैलेंस, इससे आपको रिजल्ट उतने एक्यूरेट नहीं मिल सकते जितने आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। तो अगेन, simplest, cheapest, complex, costly as compared to electronic balance क्या है, complex है, और costly as compared to mechanical balance which is simple and it is inexpensive। तो जी नेक्स्ट इक्विपमेंट जो आप यूज करते हैं, इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम यूज करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ ग्लासवेयर टू मेजर वॉल्यूम। द टाइप ऑफ ग्लासवेयर यूज डिपेंड अपॉन हाउ एग्जैक्ट द वॉल्यूम नीड्स टू बी। कि आपने वॉल्यूम मेजर करना है, तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप बीकर भी यूज कर सकते हैं, आप सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं, आप मेजरिंग फ्लास्क भी यूज कर सकते हैं, आप कोनिकल फ्लास्क भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ऑपरेटर्स यूज करेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा, द टाइप ऑफ ग्लासवेयर यूज डिपेंड्स अपॉन हाउ एग्जैक्ट द वॉल्यूम नीड्स टू बी। अगर तो आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसकी आपकी वैल्यूज एग्जैक्ट होनी चाहिए, 9.1 है तो 9.1 ही होना चाहिए, 9.2 भी नहीं होना चाहिए, तो देन आप क्या लेंगे, पीपट। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आपको एक्यूरेसी की गुंजाइश है, उसके ऊपर आप डेविएट कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो देन आप सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लार्ज वॉल्यूम लेना है तो सिंपल, अगर आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो बीकर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए इसके अंदर तो मेजरिंग फ्लास्क, ये चीज लैब के दौरान भी मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपने सोल्यूशन बनाना है तो आपने हमेशा मेजरिंग फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करनी है। क्योंकि मैंने डिस्प्ले भी किया था आपको कि जो बीकर की कंसंट्रेशन है, बेशक उसके ऊपर भी लगे होंगे आपके स्केल्स लगे होंगे, लेकिन उसका 250 ml इस फ्लास्क के 250 ml से डिफरेंट होगा, या कम होगा या ज्यादा इनएक्यूरेट होगा। लेकिन जब भी आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट करनी है तो आपने हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करनी है। अब ऑपरेटर्स के नाम भी आपको आने चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगी या मेजरिंग फ्लास्क। So volumetric flask is designed to contain a specified volume of solution at a stated temperature, usually 20 degree centigrade। So 20 डिग्री से ऊपर या नीचे जाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, pipette is used to deliver a specified volume of selection। several different styles of pipettes are available। या ये पिपट जो है, ग्लास की पिपट,
ये इसको माइक्रो पिपट, और ये क्या है आपकी सिरिंज बेस पिपट, डिपेंड कर रहा है आपने कितना वॉल्यूम लेना है, मिलीग्राम मिलीलीटर में लेना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, माइक्रो में लेना है तो माइक्रो, और सिरिंज के थ्रू अगर आपने बहुत कम यूज करना है तो सिरिंज के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ब्यूरेट टाइटेशन की हुई है, वॉल्यूमेट्रिक ग्लास वेयर यूज टू डिलीवर वेरिएबल बट नॉन वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ब्यूरेट इज अ लॉन्ग नैरो tube with graduated marking and a stop cock for this dispensing the solution। तो ये स्टॉप कार्क है और इसके ऊपर ये आपने यूज किया हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब के अंदर। चलें जी, ये हम बाकी जो है इक्विपमेंट्स और अगला जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।